अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप सबको इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। एक साल में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला वर्ड बिटकॉइन आखिर क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे वजूद में आया, इसको कौन रन कर रहा है, इसको कौन ओन करता है, इसके सिस्टम किस तरह चल रहे हैं और सारी चीजें, ब्लॉकचेन क्या है और बाकी सारी चीजें आज की वीडियो में हम देखेंगे। आपकी नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है, तो ये सीख कर आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज पीपल विल गेट टू नो अबाउट दिस प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन। सो इस वीडियो को साथ आपने शेयर करना है, और अगर आपने इसको चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। इट ऑलवेज मोटिवेट मी टू डू मोर फॉर यू। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो गूगल में सबसे ज्यादा सर्च होने वाला वर्ड बिटकॉइन। तो बिटकॉइन की हिस्ट्री अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं बताता चलूं आपको, पहले क्या होता था कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, यानी कि अगर आप कोई जॉब करते हैं या कोई भी चीज करते हैं, तो आपको मनी जब मिलती है जब आप उसके बदले कोई वैल्यू ऐड करते हैं, यानी कि कोई काम करके देते हैं। तो यानी कि वैल्यू इज इक्वल्स टू मनी या मनी इज इक्वल्स टू वैल्यू। कोई भी बिजनेस करते हैं तो वैल्यू आपको जब भी मिलती है जब आप कोई काम करके देते हैं। तो मनी इज इक्वल्स टू वैल्यू एंड मनी रिप्रेजेंट बाय मेनी थिंग्स लाइक अनाज गेहूं। पहले के दौर में क्या होता था, हमारे बाप दादाओं के जमाने में, कि अनाज गेहूं से लोग ट्रांजेक्शन्स किया करते थे आपस में। मतलब किसी को कुछ भी चाहिए होता था तो भाई तुम्हारे पास सेब है, मेरे पास अनार है, ये आपस में हम एक्सचेंज कर लेते हैं जिसको जो चाहिए। तो इसको कैरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। तो फिर किरचियों वाला सीन आया था, वो मैं स्किप कर लेता हूँ, थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा। हमारा असल टॉपिक बिटकॉइन है, जिसको हम 5 कॉन्सेप्ट से आगे जाकर समझेंगे भी। तो थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बयान कर देता हूँ कि बिटकॉइन आया कैसे और क्यों जरूरी है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि गोल्ड, लोगों के पास अच्छा खासा गोल्ड था लेकिन रिसोर्सेस हल नहीं हो रहे थे। तो लोगों ने क्या किया कि भाई गोल्ड से एक्सचेंजेस करने लगे कि भाई तुम्हारे पास इतना गोल्ड रखा हुआ है तो मेरे पास, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे एक गाय चाहिए, मुझे तुम ये काम करो, मेरे से इतना गोल्ड ले लो और तुम मुझे एक गाय दे दो। ठीक है, इस तरह से ट्रांजेक्शन होने लगी लोगों की, लेकिन रिसोर्सेस हल नहीं हो रहे थे, गोल्ड को भी कैरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो क्या हुआ, हुकूमत जो थी उस वक्त के दौर की बादशाह थी, जिसकी भी हुकूमत, तो उसने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि आप लोग सबके सब अपना अपना गोल्ड हमारे पास रखवाएं, ठीक है, उसके बदले हमसे रिसिप्ट ले लें। जब भी आपको आपका गोल्ड चाहिए हो तो आप हमसे ये रिसिप्ट हमें वापस देकर अपना गोल्ड वापस ले लें, और जब तक इस रिसिप्ट की बेसिस पर आप अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि वाह भाई, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, तो हम ये रिसिप्ट दे दें आप। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सबका गोल्ड अपने पास लेकर रख लिया, ठीक है, और लोगों को जो है एक रिसिप्ट पकड़ा दी। अब यही रिसिप्ट आगे जाकर पेपर मनी बन गई। पेपर मनी पे लिखा हुआ होता है ना, हामिल हाजा इसे वक्त पर देने अदा करेगा, इस तरह का कुछ लिखा हुआ होता है, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इस तरह की चीज कोई लिखी हुई थी। यानी कि गवर्नमेंट ने उस पेपर मनी की गारंटी ली कि भाई हम इसको देने के पाबंद है और ये आपकी पूरी की पूरी गोल्ड से पैक्ड है। ठीक है, इसके पीछे जो है इसके रिजर्व में आपका गोल्ड रखा हुआ है। पहले के दौर में ये था, लेकिन अभी के दौर में कोई किसी का जो है गोल्ड नहीं रखा हुआ किसी भी पेपर मनी की सूरत में। गोल्ड तो दूर की बात, मनी नहीं रखी है हमारी बैंक के पास, जो हमने, खैर आगे जाके बताता हूँ आपको। तो क्या हुआ कि भाई गवर्नमेंट ने हमें ये पकड़ा दिया कि भाई आपको ये जो है पेपर मनी है, हम इसकी गारंटी लेते हैं, स्टेट बैंक इसकी गारंटी लेता है कि पाकिस्तान में ये पीकेआर चलेगा, तो आप इससे एक्सचेंजेस अपनी अपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया कि इससे अपनी अपनी एक्सचेंजेस करने लगे, लेकिन रिसोर्सेस हल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि पेपर मनी ज्यादा से ज्यादा छपती गई, इसकी सप्लाई बढ़ती गई, तो रिसोर्सेस हल नहीं हुए। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ कि मेरे पास अगर ये फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल है, ठीक है, अगर मुझे ये बेचना है तो मैं ये बेचूंगा 1 लाख का मोबाइल है, लेकिन इसको लेने वाले 10 खड़े हुए, तो क्या इसकी वैल्यू 1 लाख रहेगी? नहीं। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि ये एक ही चीज है, इसकी सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है। तो अगर इसकी जो है, अगर हमारे पेपर मनी के रिजर्व में गोल्ड रखा हुआ होता तो हमारी मनी की वैल्यू जो है ज्यादा होती, लेकिन अब गोल्ड नहीं है रिजर्व में तो इसकी वैल्यू भी कम है। अब इसको लेने वाले जो है बहुत कम, बहुत मतलब कि मोबाइल की बहुत ज्यादा है और लेने वाले इसकी बहुत ज्यादा कम है। तो क्या बताएं कि इसकी वैल्यू वो रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो जाएगी 1 लाख से, क्योंकि इसको लेने वाले तो भाई बहुत मतलब कि मोबाइल बहुत ज्यादा है क्वांटिटी में, लेकिन लेने वाले इसको कम है, क्योंकि इसकी जो है डिमांड कम हो जाएगी और इसकी सप्लाई बढ़ गई। तो इस वजह से हमारी भी मनी का जो है, पेपर मनी का कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरीके से है, करेंसी का वैल्यू। तो मैं आपको करेंसी और मनी का भी फर्क आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा जो करेंसी है हमारे हाथ में, इसका कॉन्सेप्ट सेम एज इट इज इस तरह है कि इसकी सप्लाई बढ़ गई है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा कम हो गई है पीकेआर की और हमारी किसी भी करेंसी की, क्योंकि इसके रिजर्व में गोल्ड ही नहीं रखा हुआ। लेकिन अगर गोल्ड रखा हुआ होता तो इसकी डिमांड ज्यादा होती, क्योंकि गोल्ड रियल मनी है, असल मनी सिर्फ और सिर्फ गोल्ड है। अब क्या हुआ कि सबके हाथों में पेपर मनी आ गई, तो हुकूमत ने कहा कि भाई आपसे ये कैरी नहीं हो रहा, तो आप ऐसा करें कि डिजिटल मनी जो है इसको तारुफ करवाते हैं। डिजिटल मनी का जो है हमारे पास निजाम आया। डिजिटल मनी क्या होता है कि बैंकिंग सिस्टम आया बीच में, यानी कि हम जिसको आज बैंकिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। अब डिजिटल मनी में भी जो है एक कॉन्सेप्ट आया बीच में, इसको भी कैरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि भाई मेरे अकाउंट से पैसे कटे हैं तो उसके अकाउंट में पहुंच जाए, या उसके अकाउंट में पहुंच जाए मेरे अकाउंट से कटे नहीं, तो इसको भी कैरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो बीच में बना सेंट्रलाइज सिस्टम, जिसको हम कहते हैं बैंक। बैंक ने क्या कहा कि भाई हम आपके लेजर को मेंटेन करेंगे, हम आपकी ट्रांजैक्शन को कंफर्म करेंगे, यानी कि आप हमारे पास अपना पेपर मनी रखवाएं, अपना हम आपके अकाउंट में वो डिजिट शो कर देंगे पेपर मनी की सूरत में।
भाई मेरा 1 लाख रुपए अगर बैंक के पास रखा हुआ है तो बैंक ने मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख का डिजिट शो करवाया है। अब मुझे जब भी वो चाहिए मैं बैंक से जाकर ले सकता हूँ। बैंक ने कुछ इस तरीके से मुझे मीठी मीठी बातें कही, ठीक है। और अब बैंक क्या करता है, मुझे किसी को भी ट्रांसफर अगर करने हो तो मेरे अकाउंट से डिजिट जो है रोटेट करके किसी और के अकाउंट में कर देता है, उसके अकाउंट से करके मेरे अकाउंट में कर देता है। इसको डिजिट्स को मेंटेन करता है, रोटेट करता है। तो इस तरह से बैंक चल रहा है। लेकिन बैंकिंग सिस्टम इज द बिगेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी, फियाट करेंसी कितना बड़ा स्कैम है इसके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अगर आप डिमांड करेंगे तो कमेंट लाजमी करिएगा इसके बारे में। और अगर अब तक आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं तो लाइक कर दें। हमारे हाथ से हमारे पैसे का इख्तियार भी ले लिया, हमारे गोल्ड का भी इख्तियार ले लिया, और हमारे बैंक अकाउंट के थ्रू मतलब हर चीज को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इसको एक सेंट्रलाइज सिस्टम कंट्रोल करने लगा। कैसे करने लगा? अब बैंक गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट ने गारंटी ली हुई है बैंक्स की। रिजर्व में आपने गोल्ड रखा हुआ है वो भी गवर्नमेंट के पास। अब पेपर मनी है वो भी आपसे गवर्नमेंट ने ले ली, मतलब बैंक्स के पास रखवा दिया आपने। और जो डिजिट शो हो रहे हैं आपके अकाउंट में वो बैंक्स देख रहे हैं, यानी कि हुकूमत सब कुछ देख रही है। पैसा आपका, मेहनत आपकी, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है, ठीक है। कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया ना आपने। तो इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए आया था बिटकॉइन। जिसने बनाया था जापान के बंदे थे सतोशी नाकामोटो। 2008 के अक्टूबर में उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा, बिटकॉइन एज अ पेमेंट मेथड अब यूज होगा। और इस पूरे के पूरे सेंट्रलाइज सिस्टम को उन्होंने डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। और इसकी जो है अब कोई भी बिटकॉइन की जितनी भी जो है बिटकॉइन चल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, इसको कोई एक एंटिटी, कोई एक इंस्टीट्यूट या कोई एक गवर्नमेंट ओन नहीं करती। इसको टोटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया, यानी कि आप अपने पैसे के खुद मालिक बन जाए। उन्होंने क्या किया कि भाई जब आपने क्या कहा, हुकूमत ने आपका गोल्ड ले लिया, मतलब कि आपको धोखा दे दिया ना, स्कैम कर लिया आपके साथ हुकूमत ने। किसी भी, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल स्कैम कर लिया आपके साथ, आपसे गोल्ड ले लिया, ठीक है। फिर आपसे पेपर मनी ले ली, स्कैम कर लिया आपके साथ। अब आपके अकाउंट में आपको पागल बनाकर डिजिट शो करवा रहे हैं, उसी डिजिट को रोटेट कर रहे हैं और उसी पैसे से आपके इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं और खुद कमा रहे हैं ये लोग। ये हमें पागल बना रहे हैं। तो सतोशी नाका ने बोला कि भाई हमारा पैसा है ना, तो हम उस पैसे के खुद मालिक बने। क्यों कोई एंटिटी कंट्रोल कर रही है, क्यों कोई गवर्नमेंट ओन कर रही है इसको? तो सतोशी नाका ने बहुत ज्यादा एक अच्छी स्टेटमेंट लिखी और बिटकॉइन का सिस्टम मुतारिफ करवाया। शुरू में हुकूमत ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि इसको खत्म कर दें, इसको बंद कर दें, लेकिन कोई बंद नहीं कर सका, क्योंकि इन्होंने ब्लॉकचेन के थ्रू इसको जो है चलाया। अब मैं 5 कॉन्सेप्ट से आगे चलकर बारे में तेज बोल रहा हूँ। आप बोलेंगे कि भाई मैं हर वक्त तेज बोलता हूँ, कमेंट्स भी आप लोग करते हैं कि मैं बहुत तेज बोलता हूँ। तो भाई मेरे को वीडियो छोटी करनी होती है, अपने कॉन्सेप्ट को समझा रहा होता है, इस वजह से तेज बोलता हूँ। आप इसको थोड़ा स्लो स्पीड में सुन लें। तो अब क्या हुआ कि मैं कहा था, मैं यहाँ था कि सतोशी नाकामोटो ने क्या कहा कि सतोशी नाकामोटो ने ये सिस्टम बनाया ब्लॉकचेन के थ्रू। तो ब्लॉकचेन आपको समझाता हूँ। अब ब्लॉकचेन के थ्रू बिटकॉइन को बनाया और ऐसा पेमेंट मेथड बिटकॉइन को हम यूज कर सकते हैं, इस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी। अब बिटकॉइन जो आया उसको सिस्टम्स को रन करने के लिए किसी एक एंटिटी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। इसके टोटली सिस्टम जो है, इसका पूरा एल्गोरिथम ऑटोमेटेड रन पे चलता है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी है, यानी कि इस पर कोई भी एक भी बंदा ट्रांजेक्शन करता है तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड हर ब्लॉक में जो है इसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती है, सेव हो जाती है। इसको हैक करना बिल्कुल नामुमकिन वाली बात है, इस सिस्टम को खत्म करना बिल्कुल नामुमकिन वाली बात है। अगर किसी पूरी दुनिया में अगर क्रिप्टो को खत्म करना है तो पूरी दुनिया का इंटरनेट खत्म करना पड़ेगा, एक एक करके कंप्यूटर्स हैक करने पड़ेंगे और लाखों की तादाद में कंप्यूटर्स चल रहे हैं। तो बिटकॉइन के सिस्टम को इसलिए हैक नहीं किया जा सकता। अब क्या हुआ, बिटकॉइन आ गया। अब आप बोलेंगे कि बिटकॉइन आ कहां से रहे? अब उन्होंने एक अच्छी बात ये कही कि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड रखी। सप्लाई लिमिटेड रखने से क्या हुआ कि बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ गई। अब शुरू में क्या होता, 2009 में माइनर्स ने बिटकॉइन माइन करने लगे। जब बिटकॉइन 21 मिलियन थे, अब बिटकॉइन के मतलब बहुत ज्यादा बिटकॉइन थे, तो उनको माइन करना बहुत ज्यादा आसान था। यानी कि एक दिन अगर कोई माइनर बैठता था माइन करने तो 200 बिटकॉइन लेके उठता था, ठीक है। और बिटकॉइन की उस वक्त वैल्यू $1 भी नहीं थी, 200 बिटकॉइन लेके वो एक दिन में उठता था। फिर क्या हुआ, अब अगर किसी एक माइनर को एक बिटकॉइन अगर माइन करना है तो वो 200 साल तक बैठा रहेगा जब जाके एक बिटकॉइन बनेगा। क्यों बनेगा? क्यों इसकी वैल्यू बढ़ गई? क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है। लेकिन आपकी पेपर करेंसी की सप्लाई अनलिमिटेड है। गवर्नमेंट जितना चाहे उसको छाप सकती है, उससे इन्फ्लेशन में इजाफा होता है, इससे महंगाई में इजाफा होता है हर कंट्री में। और कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने छापा है। बिटकॉइन माइनिंग क्या है कि बिटकॉइन माइन करेंगे माइनर्स, जिसके लिए उन लोगों को कंप्यूटर्स लगाने पड़ेंगे। अब हजारों की तादाद में लोगों ने कंप्यूटर्स लगाए, उसमें जीपीयूज लगाई, उसमें कार्ड्स लगाए, रिग्स लगाई, ताकि वो बिटकॉइन को माइन कर सके। अब माइनर्स क्या करते हैं कि मेरी और आपकी जो ट्रांजेक्शन हो रही है, यानी कि मैं खरीदने वाला हूँ, आप बेचने वाले हैं, हम दोनों जो ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं वो माइनर है। अब मेरे एड्रेस से आपके एड्रेस पर जो बिटकॉइन ट्रांसफर हुए हैं तो वो एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई, वो ट्रेसेबल ट्रांजेक्शन है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड एवरी कंप्यूटर वेरीफाई ईच ट्रांजेक्शन, ये सब कुछ होने लगा।
तो मैं ब्लॉकचेन के जब कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो आपको सारी चीजें जब समझ में आएंगी। और इसकी अच्छी बात ये थी कि इसकी सप्लाई लिमिटेड थी, तो इसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू स्टोर हो गई, बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती गई क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड थी। सप्लाई लिमिटेड थी तो उसकी डिमांड बढ़ गई। और इस सिस्टम को पूरा का पूरा जो है हम माइनर्स ही कंट्रोल करते हैं, यानी कि दुनिया में कंप्यूटर्स कंट्रोल कर रहे हैं इसको कोई एंटिटी, कोई इंस्टीट्यूट या कोई गवर्नमेंट ओन नहीं करती बिटकॉइन को। इसको हम लोग ही चलाते हैं, हम लोग इसको ओन करते हैं, यानी कि माइनर्स ही इसको सारा कुछ चला रहे हैं, माइनर्स ही इसके पीछे हैं और बिटकॉइन की जो ट्रांजेक्शन होती है वो माइनर ही करवा रहे हैं। तो इसको बंद करना, इसको खत्म करना अब बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब कोई खत्म इसको नहीं कर सकता। करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें हुई गई, जब स्टार्ट में ये आया इसको स्कैम भी कहा गया, बहुत सारी चीजें बातें हुई, लेकिन अब इसको खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक माइनर को एक दिन में 200 बिटकॉइन मिलते थे माइन करने की सूरत में, लेकिन अब अगर एक माइनर को एक बिटकॉइन माइन करना है तो कम से कम उसको 200 साल तक जो है मशीन का कंप्यूटर रन करना पड़ेगा, जब जाके उसका एक बिटकॉइन माइन होगा। लेकिन 2009 में 200 बिटकॉइन एक माइनर इजीली बना लेता था एक दिन में। तो ये क्यों इसलिए इतना ज्यादा हो गया? क्योंकि इसकी सप्लाई कम थी, इसकी डिमांड बढ़ती गई। इसकी डिमांड बढ़ती गई किस वजह से? क्योंकि सप्लाई लिमिटेड थी। अब गोल्ड की भी सप्लाई लिमिटेड है, तो ये इट्स लाइक आवर डिजिटल गोल्ड। तो सप्लाई लिमिटेड इसलिए है गोल्ड की क्योंकि उसको भी माइन किया जाता है। पहाड़ों में लोग गोल्ड वगैरह को ढूंढते हैं ना, उसके भी माइन करने के लिए औजार वगैरह खरीदते हैं, खोदते हैं, फिर जाके गोल्ड निकलता है। तो इसी तरीके से बिटकॉइन को भी माइन करने के लिए अब 18.9 मिलियन बिटकॉइन माइन होगा। किसने करवाया? माइनर्स ने। अब इसी तरह माइनर्स ने अपनी अपनी मशीन लगवाई हुई है, तो उसी मशीन से थ्रू बिटकॉइन माइन हुए जा रहे हैं। इस तरह सर्कुलेशन में आए जा रहे हैं, लोग खरीदे जा रहे हैं। तो इस तरीके से बिटकॉइन माइन हो रहे हैं और इसकी लिमिटेड सप्लाई है और इसकी वैल्यू इस तरह बढ़ रही है। उसके पीछे भी एक जो है वैल्यू स्टोर्ड है बिटकॉइन की। जिस चीज की वैल्यू पीछे स्टोर होगी, जाहिर सी बात है वो रियल मनी होगी और इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। हमारे पेपर मनी के पीछे कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब बिटकॉइन माइनिंग तक का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो लाइक कर दे और चैनल भी सब्सक्राइब कर दे। मैं 5 कॉन्सेप्ट से आगे आपको समझाता हूँ कि ये 5 कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि मनी करेंसी। मनी और करेंसी में क्या फर्क है? मनी क्या होती है? मनी के पीछे एक वैल्यू स्टोर होती है और मनी को कोई एक एंटिटी, कोई इंस्टीट्यूट ओन नहीं करता। और मनी को ना मैनिपुलेट किया जा सकता, ना मनी को ज्यादा छाप सकते, ना मनी में कुछ कर सकते। मनी जो होती है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। मैंने पहले आपको शुरू में बताया ना, मनी इज इक्वल टू वैल्यू। मनी के बदले कोई ना कोई आपको काम करके देना होता है, ठीक है? तो जब आपको मनी मिलती है। और करेंसी क्या होती है? करेंसी को कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, कोई भी छाप सकता है, अनलिमिटेड छप सकती है करेंसी। जैसे कि चाइना की छोड़े, अभी कोरोना के टाइम पे इतनी ज्यादा जो है हर कंट्री ने करेंसी छापी है, सर्कुलेशन बढ़ा दी, डिमांड गिर गई। तो इसी तरीके से करेंसी को जितना ज्यादा छाप सकते हैं और इसको कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूट या कोई एंटिटी कंट्रोल कर सकती है, गिरा सकती है, उठा सकती है। चाइना ने एक बार अपनी ही करेंसी को गिरा दिया था। क्यों? क्योंकि यूएस के साथ उनके कुछ मामला चले थे, अगर आपको याद हो तो चाइना ने खुद ही अपनी करेंसी को गिरा दिया था। तो करेंसी को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो करेंसी और करेंसी का फर्क एक ये भी है कि करेंसी सिर्फ आपकी कंट्री में चलती है, लेकिन मनी की क्योंकि वैल्यू स्टोर्ड होती है, मनी हर जगह चल सकती है। अब आप बोलेंगे कि मैं बहुत तेज से बोल रहा हूँ, तो उसके लिए माजरत भाई। आप लोग कमेंट भी बहुत ज्यादा करते हैं कि मैं बहुत तेज बोलता हूँ, तो उसके लिए माजरत। मुझे जल्द से जल्द अपनी वीडियो कंप्लीट करनी होती है, तो आप थोड़ा रुक के स्पीड हल्की करके सुन लें, ठीक है? इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइज वर्सेस सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का फर्क क्या है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम को कोई एंटिटी, कोई इंस्टीट्यूट, कोई भी ओन नहीं करता। डिसेंट्रलाइज का सिस्टम मतलब आपके हाथ में होता है और आप इसको खुद चला रहे होते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए हम माइनर्स और ये सारी चीजें बीच में कोई नहीं होता। हम अपनी ट्रांजेक्शन खुद करते हैं, जितना ज्यादा पैसा हम चाहे निकलवा सकते हैं, डलवा सकते हैं, क्योंकि हमारा उस पर इख्तियार है, हमारा अपना खुद का पैसा है, इसको कोई ओन नहीं करता। और सेंट्रलाइज सिस्टम को गवर्नमेंट ओन करती है, बैंक्स ओन करते हैं, ये सारी चीजें बीच में आ जाती हैं, कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसमें होती है। और बैंक का पूरा सिस्टम स्कैम है। इस वजह से सेंट्रलाइज सिस्टम इज टोटली स्कैम। क्योंकि देखें, आपसे गवर्नमेंट ने आपकी पेपर मनी भी छीन ली, आपका गोल्ड भी छीन लिया, उसके रिजर्व में कुछ नहीं रखा हुआ। हाँ, पहले के जमाने में आपकी जो है मनी आपको दी थी गवर्नमेंट ने, तो उसके बदले में गोल्ड आपका पैक था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। ये पेपर मनी इज द बिगेस्ट स्कैम। इसके ऊपर वीडियो बनाऊं अगर आप डिमांड करेंगे तो, अगर डिमांड करेंगे तो, ठीक है? ये 2 सिस्टम होगा, डिसेंट्रलाइज वर्सेस सेंट्रलाइज, ठीक है? और करेंसी वर्सेस जो है मनी। और तीसरा सिस्टम मैं देख लेता हूं अभी, तीसरा कॉन्सेप्ट मेरा ये है डिजिटल वर्सेस फिजिकल। डिजिटल जो है, बिटकॉइन टोटली डिजिटल है। यानी कि अगर आप बोलेंगे कि अगर मुझे बिटकॉइन जो है खरीदना है तो मैं किस दुकान से आके खरीदूं, तो आप किसी दुकान से आकर नहीं खरीद सकते। ये टोटली डिजिटल है। इसको खरीदने के लिए कोई ना कोई आपको एक्सचेंज, कोई ना कोई वॉलेट या फिर इसको माइन करना पड़ेगा। इस तरीके से आप बिटकॉइन को खरीद सकते हैं, वैसे नहीं खरीद सकते, क्योंकि बिटकॉइन इज टोटली डिजिटल। और फिजिकल करेंसी जो आपके नोट वगैरह हैं, ये सारी चीजें फिजिकल है। ये गवर्नमेंट ने इसको जो है अपनी जिम्मेदारी पर जो है जारी किया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट इसको कभी भी बंद कर सकती है। गवर्नमेंट आपके पैसे से कभी भी लीगल स्टेटस भी हटा सकती है, क्योंकि आपने अपने पैसे का कंट्रोल गवर्नमेंट को दिया हुआ है, किसी एक एंटिटी को दिया हुआ है, किसी एक सेंट्रलाइज सिस्टम को दिया हुआ है। तो ये डिजिटल वर्सेस फिजिकल का कॉन्सेप्ट था। तो चौथा कॉन्सेप्ट आया था फियाट करेंसी। फियाट करेंसी क्या होती है? यूरो हो गई, PKR हो गया, डॉलर हो गया, कैनेडियन डॉलर हो गया, इंडियन रुपीज हो गया, ये सारी फियाट करेंसीज हैं। फियाट करेंसीज को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और फियाट करेंसीज वही वाले सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है ये कॉन्सेप्ट वगैरह। पांचवा कॉन्सेप्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? ब्लॉकचेन। अब ये वर्ड
ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से सुने। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूं, पीपल ट्रस्ट अबाउट ब्लॉकचेन बट नॉट ऑन क्रिप्टो, ये मैंने बहुत ज्यादा सुना है। दिस इज आल्सो द सेम स्टेटमेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आलिफ अलवी। ही सेड द टेक्नोलॉजी बिहाइंड क्रिप्टो इज समथिंग वी शुड अडॉप्ट, इस तरह की कोई उन्होंने बात की थी। तो पीपल्स जो है, लोग हमारे जो है आपस में ब्लॉकचेन में बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता मेटावर्स, वेब 3.0, ब्लॉकचेन, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है और बीच में आती है क्रिप्टो। क्रिप्टो नहीं होगी तो ये चारों चीजें फेल है, कुछ भी नहीं चल सकता। हमारी गवर्नमेंट ब्लॉकचेन सिखाने में लगी हुई है, लेकिन इसको यही नहीं पता कि भाई क्रिप्टो जब तक लीगल नहीं करोगे तो क्या फायदा इस ब्लॉकचेन का। अपनी ब्लॉकचेन बनाओगे, कौन यूज करेगा तुम्हारी ब्लॉकचेन? तुम अब तक पेपर फाइल्स पे चल रहे हो, तुम्हें पता है। और गोरे पेपर फाइल से सर्वर्स पे गए, सर्वर्स पे क्लाउड सर्वर्स पे गए, क्लाउड सर्वर्स पे वो ब्लॉकचेन पर आ गया, लेकिन हम पेपर फाइल्स पे रट्टे मारने में लगे हुए, पेपर पे लिखत पढ़त पे लगे हुए। अब ये अपनी ब्लॉकचेन बनाएंगे और गोरे इनकी ब्लॉकचेन यूज करेंगे। भाई क्रिप्टो को पहले लीगल करो, ठीक है। तो ब्लॉकचेन के बारे में जो है, ब्लॉकचेन चलती कैसे, ब्लॉकचेन को रन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड इसके जो है ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। और जिस तरह आपका लेजर जो है बैंक मेंटेन करता है ना, हर एक ट्रांजेक्शन को लिखता है, उसको मैनिपुलेट करता है, मतलब कि लिख सकता है, सारी चीजें बैंक की नजर में होती हैं। 2 रुपए भी आपके बैंक अकाउंट में आएंगे ना, तो बोलेगा कहां से आए, बता बता, तो मेरी अम्मी है। क्यों बताऊं भाई मैं? क्योंकि पूछता है वो आपसे, भाई पैसा कहां से आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का तो नहीं है, ये तो नहीं है, 10 सवाल करेगा। आपके पैसे पे आपको जलील करेगा बैंक, क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल अथॉरिटी है वो, और वो आप आपके पैसे का कंट्रोल है उसके पास, कभी भी आपके पैसे गायब कर दे, कभी भी डम कर दे, आपके पैसे कम कर दे, आपको क्या पता, आपने कंट्रोल किसी और को दिया हुआ है ना अपना। लेकिन ब्लॉकचेन में इस तरह नहीं होता। ब्लॉकचेन में आपका लेजर जो है मेंटेन जिस तरीके से होता है, वो हैक भी नहीं हो सकता, वो ना मिट सकता, ना उसको चेंज कर सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। उसको कोई एंटिटी, कोई सिस्टम, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कंट्रोल नहीं करता। उसकी हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। अब मेरे को मुझे कुछ ना कुछ खरीदना है, ठीक है, मुझे एक बिटकॉइन खरीदना है और आपको एक बिटकॉइन सेल करना है। मैं चाहूंगा भाई मुझे 30,000 रुपए एक बिटकॉइन चाहिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे हाँ भाई मैं राजी हूँ 30,000 रुपए लेने के लिए, अपनी मर्जी से मैंने ऑर्डर लगा दिया। आपने ऑर्डर लगाया 30,000 रुपए, भाई मैं भी बेचने के लिए 30,000 रुपए रेडी हूँ। अब मेरी और आपकी ट्रांजेक्शन जो करवा रहा है वो माइनर करवा रहा है। अब वो मेरी और जो आपकी ट्रांजेक्शन होगी, तो आपके एड्रेस से जो मेरे एड्रेस पर एक बिटकॉइन आएगा, तो इसको कहते हैं ब्लॉकचेन। ये ट्रांजेक्शन जो हुई वो ब्लॉकचेन के थ्रू हुई, जो कि माइनर ने करवाई, ठीक है। माइनर इस ट्रांजेक्शन को कंफर्म करके मेरी और आपकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, जो कि हर ब्लॉक में जाती है। जितने ब्लॉक्स पहले ब्लॉक का जो हैश रेट है, थक गया हूँ भाई, इतना बोल लिया, सांस ले लूं। तो पहले ब्लॉक्स के एंड तक के ब्लॉक तक सारी जो है ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्ड होती हैं, और इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, इसको कोई हैक नहीं कर सकता। तो ये कॉन्सेप्ट है टोटली बिटकॉइन का। बिटकॉइन टोटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, टोटली डिजिटल है। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि भाई अगर बिटकॉइन को हमने एक लीगल टेंडर दे दिया, अगर हमने बिटकॉइन को एज अ करेंसी, ये कोई भी मुल्क ने अभी ये नहीं कहा कि बिटकॉइन इज अ करेंसी या क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो इज नॉट अ करेंसी, बिटकॉइन इज नॉट अ करेंसी, क्रिप्टो इज एसेट, बिटकॉइन इज एसेट, आपकी करेंसी नहीं है ये। तो अगर हम इसको एज अ करेंसी अगर कबूल कर लें, तो मैं अगर कोई चीज खरीदूं कि भाई मुझे ये कार्ड चाहिए, अच्छा तुमने कहा भाई एक बिटकॉइन की, आज एक बिटकॉइन की कीमत 60,000 है, कल को बिटकॉइन की कीमत 50,000 हो गई, तो बोलेगा भाई मैंने तो $60,000 के हिसाब से दी थी, अब मैं वापस भी इसी हिसाब से लूंगा। तो ये इसको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल है। इस तरह पेमेंट मेथड के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। इसको एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ ट्रेडिंग के लिए हम बिटकॉइन को यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी एज अ हम इसको करेंसी के तौर पर कबूल नहीं कर सकते। तो इस वजह से थोड़ा सा डिसएडवांटेज है बिटकॉइन का। बाकी इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, इसके पीछे एक वैल्यू स्टोर्ड है, इसकी सप्लाई लिमिटेड है, और इसको हर कोई इसको तस्लीम कर लेगा। क्योंकि इसलिए कर लेगा क्योंकि मुझे पता है हुकूमत नहीं करेगी, बैंक नहीं करेंगे, क्योंकि भाई अब आपसे कोई इख्तियार ले ले पैसा रखवाने का, तो आपको कैसा लगेगा, चमाट नहीं मारेंगे आप उसको। तो इस वजह से किसी भी कंट्री की जो है हुकूमत इसको तस्लीम करने से मना कर रही है, लेकिन काफी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, इसको लीगल टेंडर दे दिया है। तो इसी वजह से जो है ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, और इसके थ्रू वेब 3.0, मेटावर्स, बाकी सारी चीजें आएंगी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और वीडियो बनवानी है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, और इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। इट ऑलवेज मोटिवेट मी टू डू मोर फॉर यू। और इस वीडियो को लाजमी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बिकॉज पीपल विल गेट टू नो अबाउट दिस प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।